सिविल सेवाओं की भूमिका पार्ट 2। हम लोगों ने चर्चा की थी कि सिविल सेवाओं की भूमिका में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इशूज़ पढ़ रहे हैं, मुद्दे पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण जो दिया गया है वो विवादों में रहा है, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आज तटस्थता से अध्ययन की शुरुआत करेंगे। न्यूट्रलिटी, तटस्थता। न्यूट्रलिटी, तटस्थता। न्यूट्रलिटी का मतलब है, तटस्थता का मतलब है यहाँ, वैसे हम लोग जब तटस्थ रहने की बात करते हैं तो तटस्थ रहने का मतलब निष्पक्ष रहना है। एक सामान्य शब्द में अगर हम लोग बात करें तो भाई आप तटस्थ हैं, इसका मतलब आप निष्पक्ष हैं, किसी भी पक्ष की तरफ कोई झुकाव नहीं रखते, पक्षपात रहित हैं, झुकाव रहित हैं। लेकिन जब हम लोग सिविल सेवाओं में तटस्थता की बात करते हैं तो सिविल सेवाओं में तटस्थता यहाँ पर एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, राजनीतिक निष्पक्षता है। तो तटस्थता का आशय हमारे लिए राजनीतिक निष्पक्षता से होता है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से होता है। क्योंकि सिविल सेवाएं जब काम करती हैं तो मंत्री ही उनका मुखिया होता है, मंत्री ही विभागों का, मंत्रालयों का प्रमुख होता है, सचिव उसके अधीन काम करता है, उसके परामर्शदाता के रूप में काम करता है। सारे के सारे विभाग के पदाधिकारी मंत्रियों से ही आदेश निर्देश प्राप्त करते हैं और अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए इस बात की संभावना जब ले सकती है कि मंत्रियों के प्रति उनका झुकाव बढ़े। झुकाव अगर बढ़ेगा तो वे जनता के प्रति बहुत निष्पक्ष होकर के अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक दल के प्रति अगर प्रतिबद्ध होंगे तो जनता के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए सिविल सेवाओं में राजनीतिक रूप से निष्पक्षता, जिसको हम तटस्थता कहते हैं, वो सिविल सेवाओं का सबसे आकर्षक गुण मानी जाती है। मैक्स वेबर, हम लोगों ने पहले भी मैक्स वेबर का नाम चर्चा किया है। मैक्स वेबर नौकरशाही विचारधारा, नौकरशाही सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, और उन्होंने तटस्थता को सबसे आकर्षक विशेषता बताई है नौकरशाही की। वो उसे व्यक्ति निरपेक्ष व्यवस्था कहते हैं। व्यक्ति निरपेक्ष व्यवस्था का मतलब है इम्पर्सनल नेचर है ना। इम्पर्सनल नेचर का मतलब है कि जिसके लिए नौकरशाही काम कर रही है उससे स्वतंत्र होकर के, उससे अलग होकर के अपनी भूमिका निभाती है। किसके लिए कार्य कर रही है नौकरशाही, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नौकरशाही हमेशा नियमों के अधीन काम करती है, कानूनों के अधीन काम करती है, संविधान के अधीन काम करती है। जो संविधान, कानून, नियम इजाजत देंगे नौकरशाही वही करेगी, नौकरशाही वही भूमिका निभाएगी। इसी को व्यक्ति निरपेक्ष व्यवस्था कहते हैं। व्यक्ति सापेक्ष व्यवस्था क्या होगी? व्यक्ति सापेक्ष व्यवस्था होगी कि जो जिस व्यक्ति के अधीन नौकरशाही काम कर रही है, यानी जो मंत्री है, मंत्री के अनुसार काम करने लगे, तो व्यक्ति सापेक्ष व्यवस्था हो गई। जब नौकरशाही इस तरीके से काम करती है तो उसको प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, तो उसको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब है, प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब ये नहीं है, पहले ये समझते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ यह नहीं होता, यह नहीं होता कि नौकरशाही जनता के प्रति प्रतिबद्ध होगी, नहीं होता। प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ यह भी नहीं होता कि नौकरशाही यानी सिविल सेवाएं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होंगी। प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ यह भी नहीं होता कि नौकरशाही देश के कानूनों के प्रति प्रतिबद्ध होगी। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब होता क्या है? प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि नौकरशाही यानी सिविल सेवाएं जो शासन करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होगी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए उसका दायित्व होगा, पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कमिटेड होगी। इसको प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं। हमारे देश में जो तटस्थता है और प्रतिबद्ध नौकरशाही है, ये दोनों विपरीत अवधारणाएं हैं, अपोजिट कॉन्सेप्ट है एक दूसरे की। या तो नौकरशाही तटस्थ होगी और या प्रतिबद्ध होगी। प्रतिबद्ध का मतलब है जो सरकार है, जिसकी सरकार है, जिस दल की सरकार है, उस दल के लिए काम करेगी। और तटस्थ का मतलब है कि संविधान के मुताबिक, नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम करेगी, किसी व्यक्ति के मुताबिक काम नहीं करेगी, तो वो तटस्थ है। तो भारत में तटस्थ नौकरशाही है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में भी तटस्थ नौकरशाही है। हालांकि भारत में एक बार प्रतिबद्ध नौकरशाही लाने की कोशिश की गई थी, जब इंदिरा गांधी जी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही थी, तो 1970 के दशक में उन्होंने भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही लाने का प्रयास किया था कि जो हमारे यहाँ नौकरशाही की तटस्थता है वो खत्म कर दी जाए। नौकरशाही संविधान, कानून, नियम के मुताबिक काम न करे, बल्कि नौकरशाही जो सरकार में दल है, दल के मुताबिक काम करे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि विचार बिल्कुल अच्छा नहीं था और आधुनिक विचार नहीं है, इसलिए उनके इस विचार को कहीं भी भारत में इसे समर्थन नहीं मिला, और यही कारण है कि उनका प्रतिबद्ध नौकरशाही का यह विचार व्यवहार में लागू नहीं हो पाया, व्यवहार में लागू नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश की गई थी प्रतिबद्ध नौकरशाही को। तो फिलहाल हमने तटस्थ नौकरशाही अपनाई है। तटस्थ नौकरशाही का मतलब है राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहेगी नौकरशाही। अब राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होगी तो निष्पक्षता के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? तो इसके लिए हमारे यहाँ सिविल सेवा आचरण नियमावली बनाई गई है, और उस सिविल सेवा आचरण नियमावली में वे प्रावधान लिखे गए हैं जिससे नौकरशाही को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रखा जा सकता है। कौन कौन से प्रावधान है? पहली बात, कोई भी सिविल सेवक सार्वजनिक रूप से कोई भी राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे सकता। कोई भी सिविल, क्योंकि हर सिविल सेवक आजकल फेसबुक और ट्विटर इन सब जगहों पर है, तो वो सामाजिक क्षेत्र में अपनी बात रख सकता है, सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी बात रख सकता है, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात नहीं रख सकता, राजनीतिक बात नहीं कह सकता। राजनीतिक मुद्दों पर अगर अपनी बात रखेगा तो इसे तटस्थता का उल्लंघन माना जाएगा, तो उसे राजनीतिक वक्तव्य देने की मनाही है। दूसरी बात, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता पद पर रहते हुए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में चंदा पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता, वो पॉलिटिकल पार्टी को लाभ देने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं कर सकता, ये सब मनाही है।
अगर उसके परिवार का कोई सदस्य राजनीतिक दल की गतिविधियों में भाग लेता है, फैमिली के मेंबर तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन अगर उसके परिवार का कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों में भाग लेता है तो उसे यह लिखित रूप में सरकार को बताना होगा कि उस व्यक्ति से उसका क्या रिश्ता है और किस पॉलिटिकल पार्टी की गतिविधियों से वो जुड़ा हुआ है। लिखित सूचना सरकार को देनी होगी। किसी भी सिविल सेवक को केवल एक पॉलिटिकल राइट दिया गया है, केवल एक राजनीतिक अधिकार दिया गया है, और वह है वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। केवल वोट देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसने वोट किसको दिया है वो ये बता भी नहीं सकता, वो ये प्रचारित नहीं कर सकता कि उसने वोट किसको दिया है। इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को, तटस्थता की संकल्पना को इंट्रोड्यूस किया गया है आचरण नियमावली के अंतर्गत। अगर कोई सिविल सेवक आचरण के इन नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसे सिविल सेवक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, यहां तक कि उसे नौकरी से तुरंत निकाला भी जा सकता है, नौकरी से तुरंत बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये सबसे कठोर दंड होगा, इसे नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। ये विचार तटस्थता के विचार कहलाते हैं। अब तटस्थता के इस विचार की आलोचना भी होती है, जैसे हमने बताया कि प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात इंदिरा गांधी ने हमारे देश में लागू करने की कोशिश की। कुछ देशों में है, जैसे रूस में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, चीन में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, जहां साम्यवादी देश होते हैं वहां कमिटेड ब्यूरोक्रेसी ही होती है, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है। पूरे देश की सरकार उसी कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के आधार पर चलती है। जैसे चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीआरसी है, तो सब कुछ केवल और केवल वही चलाएगी। तो इस तरीके से जहां साम्यवादी सरकारें हैं वहां तो प्रतिबद्ध नौकरशाही ही होती है, लेकिन जहां डेमोक्रेसी है, जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में, वहां प्रतिबद्ध नौकरशाही का समर्थन नहीं किया जा सकता। वहां नौकरशाही का तटस्थ होना जरूरी है। क्यों? जिससे कोई भी, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी में सत्ता बदलती रहेगी, आज एक दल की सरकार है, कल दूसरे दल की आएगी, परसों तीसरे की आ सकती है, क्योंकि ये तो यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है। तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो नया दल सत्ता में आएगा, उसके जो मंत्री होंगे, उनके मंत्रियों को यह विश्वास होगा कि जिस नौकरशाही की सेवा मुझे मिल रही है वह नौकरशाही निष्पक्ष है, पुराने राजनीतिक दलों के प्रति झुकाव रखने वाली नहीं है। अगर ऐसा होगा कि ये आभास होगा कि पुराने राजनीतिक दलों के प्रति झुकाव रखने वाली है, साठगांठ रखने वाली है, तो फिर मंत्री सिविल सेवक के साथ काम कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तब तो ऐसे सिविल सेवक को हटाना पड़ेगा, फिर वो अपने मनपसंद का सिविल सेवक लाएगा, अगली सरकार आएगी, फिर वो अपने मनपसंद का सिविल सेवक लाएगी, तब तो फिर सिविल सेवाओं की जो कैरियर ओरिएंटेड सर्विस है वही खत्म हो जाएगी। सिविल सेवाएं फिर प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएंगी, वो पॉलिटिकल एजेंट बनकर रह जाएंगी, राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर रह जाएंगी, तो सिविल सेवाओं का फिर मतलब ही खत्म हो जाएगा, उनकी उद्देश्य, उनका अर्थ ही निष्प्रयोज्य हो जाएगा। इसलिए जहां भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां सिविल सेवाओं को तटस्थ रखा जाता है, निष्पक्ष रखा जाता है, राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रखा जाता है, जिससे सत्ता परिवर्तन के बाद कोई भी नया दल आए तो उसे यह विश्वास रहे कि नौकरशाही राजनीतिक दल के झुकाव वाली नहीं है, उसे एक निष्पक्ष लोक सेवक की भूमिका और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो इसी उद्देश्य के लिए तटस्थता का विचार प्रतिपादित किया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तटस्थता को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। एपल भी हैं, सोमर हैं, अनेक प्रशासनिक और राजनीतिक जगत के चिंतन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि समय बदल रहा है और इस बदलते समय के साथ राजनीति, जो नीतियाँ, क्योंकि मंत्री नीति बनाता है और सिविल सेवक उसे लागू करते हैं, अगर हम सिविल सेवकों को राजनीतिक विचार से परे रखते हैं तो वो मंत्री के पॉलिटिकल एजेंडे को ही नहीं समझ पाएगा, और मंत्री के पॉलिटिकल एजेंडे को नहीं समझेगा तो मंत्री की अपेक्षा के अनुसार नीतियां बनाने में सलाह नहीं दे पाएगा, और ये एक तरीके से राजनीति और प्रशासन में अलगाव पैदा करेगा आगे चलकर। जबकि अब राजनीति और प्रशासन को साथ लेकर चलने का वक्त है, दोनों को साथ चलना चाहिए। अगर हम तटस्थता का विचार लागू करेंगे तो राजनीति अलग हो जाएगी, प्रशासन अलग हो जाएगा, सिविल सेवक अलग हो जाएंगे, राजनीति अलग हो जाएगी, जबकि दोनों के बीच एक घनिष्ठ सामंजस्य स्थापित करना बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए इस विचार की कभी कभी आलोचना भी की जाती है, तटस्थता की। एपल भी अमेरिका के प्रशासक रहे हैं, भारत आए थे, भारत बुलाया गया था उनको 2 बार और कहा गया कि भाई भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए अपनी सिफारिशें दें, तो एपल भी ने 2 बार अपनी सिफारिशें दी थी, 1953 में, 1956 में। उसके आधार पर हमने कुछ सुधार किए थे। तो एपल भी ने कहा कि तटस्थता के विचार को हम लागू करते हैं तो ये नौकरशाही को कमजोर बना देता है, अनुपजाऊ बना देता है। ये इनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक सामान्य राय यही है कि तटस्थता को लागू करने से नौकरशाही की क्षमता बढ़ती है। मैक्स वेबर ने कहा है कि यह नौकरशाही की क्षमता बढ़ाता है और नौकरशाही को सबसे कुशल बनाता है, जबकि एपल भी कहते हैं कि आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये नौकरशाही को कम कुशल बनाता है। तो कोई भी विचार आता है तो आलोचना तो उसकी स्वाभाविक है ही, आलोचना तो होती है। लेकिन भारत में तटस्थता का विचार है और तटस्थता के विचार को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं हम लोगों ने चर्चा की है। लेकिन हमारे यहाँ तटस्थता के विचार की अवहेलना के अवसर भी दिखलाई पड़ते रहे हैं। कैसे? पहली बात, एन वोहरा रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी है। एन वोहरा रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि राजनेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों, अपराधियों, न्यायाधीशों, पत्रकारों, सबके बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि मंत्री और अधिकारियों के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ है, और भी लोग शामिल हैं, हमारा तो काम यहाँ 2 से ही है। तो मंत्री और अधिकारियों के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ बना हुआ है, ये तो सीधा सीधा तटस्थता के नियम का उल्लंघन है। इसके अलावा विगत वर्षों में यह भी देखा गया है कि राज्यों में जब सत्ता बदलती है, राज्यों में हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि राज्यों में जब सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है, तो नई सरकार बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन जाता है, उद्योग की तरीके से होता है। बड़े पैमाने पर डीएम, एसपी, एसडीएम, डिप्टी एसपी, ये सब जो सीधे प्रशासन से जुड़े हुए पद हैं, ये बड़ी मात्रा में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सत्ता में आने वाला राजनीतिक दल है वो ये मानकर चलता है कि जो पदों पर तैनातियां हुई हैं उनमें से अनेक लोग ऐसे हैं जो पिछले राजनीतिक दल के प्रति अपना झुकाव रखते थे,
इसलिए उनको हटा करके हम अपने पसंद के लोगों को लेकर आए। तो ये जो सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग के रूप में चलता है, वो इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं तटस्थता की अवहेलना हमारे देश में हुई है, सिविल सेवकों ने की है, राजनेताओं ने करवाई है। इसके अलावा कभी कभी यह भी देखने में मिला है कि जो मुख्य सचिव जैसे पदों पर नियुक्तियां होती हैं, वैसे तो नियम यह है कि जो प्रदेश का सबसे सीनियर और सबसे क्वालिफाइड आईएएस अधिकारी होगा वो राज्य का मुख्य सचिव बनता है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि इसका उल्लंघन होता है। जैसे हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन अभी इसके पहले, जैसे अभी राजस्थान में सरकार आई है, नई सरकार है, 1 साल पहले आई है। इसके पहले राजस्थान में दूसरी सरकार थी, गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जब अपने राज्य का मुख्य सचिव बनाया तो एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिससे 11 लोग सीनियर थे, 11 आईएएस अधिकारी सीनियर थे, यानी वो सीनियरिटी में 12वें नंबर पर आता था, 12वें नंबर का जूनियर अधिकारी था। तो सीनियर को बनाने के बजाय 12वें नंबर के जूनियर अधिकारी को उन्होंने अपना मुख्य सचिव बना लिया, राज्य का मुख्य सचिव बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि उस आईएएस अधिकारी की पत्नी कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ती रही है हमेशा, वो कांग्रेस की एक्टिव मेंबर है और वहां कांग्रेस की सरकार थी। तो इस तरीके के उदाहरण भी देखने को मिले हैं जहां वरिष्ठता की अवहेलना हुई है और इस तरीके के निष्कर्ष आए हैं। हालांकि राजस्थान में उस समय उस महिला को, जो कांग्रेस से विधायकी का चुनाव लड़ती थी, उसको बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया गया। अब एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता अगर लोक सेवा आयोगों का मेंबर बनेगा तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि आयोगों को भी हमें निष्पक्ष रखना है। कम से कम जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं राजनीतिक दल से, राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें तो आयोग नहीं भेजना चाहिए चुन करके, ये गलत परंपरा है। लेकिन ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ दिखलाई पड़े हैं जो तटस्थता के नियमों का घोर उल्लंघन करते हैं। ऐसे भी अवसर आए हैं हमारे देश में जब राज्यों में काम करने वाले मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे पदों पर बैठे हुए अधिकारियों ने एक पॉलिटिकल एजेंट की तरीके से काम किया है, राजनीतिक कार्यकर्ता की तरीके से काम किया है। जब उत्तर प्रदेश में नवीन चंद्र वाजपेयी मुख्य सचिव थे और बुआ सिंह वहाँ के पुलिस महानिदेशक थे, नाम नहीं लिखते हैं हम लोग, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे वहाँ के। तो जब समाजवादी पार्टी, उन्हीं का दल था, तो जब समाजवादी पार्टी का सम्मेलन बुलाया गया, राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, तो वो पार्टी का सम्मेलन था, उसमें कोई अधिकारी शिरकत नहीं कर सकता था। लेकिन मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों ने मंच पर भूमिका निभाई। जब मुख्यमंत्री आए, उनका पैर छुआ, माला पहना, यानी जो एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता काम करता है वो राज्य का मुख्य सचिव और डीजीपी कर रहा था मंच पर। तो ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल भी हमारे देश में हुए हैं जहां सिविल सेवाओं ने अपनी तटस्थता, अपनी निष्पक्षता गिरवी रख दी है राजनेताओं के चरणों में, राजनेताओं के हाथों में। हालांकि जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उत्तर प्रदेश में, तो निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले मुख्य सचिव और डीजीपी को ही पद से हटाया। निर्वाचन आयोग ने कहा ये दोनों बेकार के अधिकारी हैं, अक्षम अधिकारी हैं ये दोनों, इसलिए इन दोनों के रहते सक्षम या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों को पद से हटा दिया जाए। तो दोनों को पद से हटा दिया निर्वाचन आयोग ने, मुख्य सचिव को भी और डीजीपी को। क्यों? क्योंकि सूचनाएं तो सबके पास रहती हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे देश में विगत वर्षों में कुछ कुछ राज्यों में कभी कभी उत्पन्न होते रहे हैं जो तटस्थता की घोर अवहेलना करते हैं। लेकिन ये ठीक प्रवृत्तियां नहीं है। तटस्थता सिविल सेवाओं में गुणवत्ता को बढ़ाने का एक अच्छा नियम है। ये सिविल सेवाओं को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष बनाता है और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष सिविल सेवाएं ही जनता का विश्वास अर्जित कर सकती हैं। वरना हमारा सिविल सेवाओं के प्रति विश्वास कैसे होगा? अगर हम पुलिस में कोई शिकायत करने जाएं और शिकायत हम सरकार के खिलाफ करने जाएं, सिटिंग एमएलए एमपी के खिलाफ करने जाएं, कैसे जा सकते हैं अगर हमें पता हो कि जो पुलिस है वो सरकार की पुलिस है, उसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज नहीं करेगी? तब तो जो सरकार पे बैठे हुए लोग हैं उन्हें हर तरीके का तांडव करने की आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए पुलिस का निष्पक्ष होना जरूरी है कि अगर हम सरकार के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराना चाहें तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर सके। ये तभी संभव है जब नौकरशाही निष्पक्ष हो, तटस्थ हो। तो तटस्थता या निष्पक्षता नौकरशाही का एक आकर्षक गुण है। इसी के माध्यम से जनता में नौकरशाही के प्रति विश्वास जन्म लेता है। अगर तटस्थता नहीं है तो नौकरशाही के प्रति अविश्वास जन्म लेगा, और अगर नौकरशाही के प्रति अविश्वास जन्म लेगा तो फिर क्रांतियां होती हैं, फिर संघर्ष होता है, फिर हिंसा होती है, क्योंकि लोग उब जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी है जिससे अपनी बात कह सकते हैं, वो भी नहीं सुन रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्रांति, हिंसा, यही उनके हाथ में बचता है। इसलिए नौकरशाही का निष्पक्ष रहना, नौकरशाही का तटस्थ रहना बेहद जरूरी है। लिखो, तटस्थता के बारे में लिखो। तटस्थता का अर्थ है राजनीतिक रूप से निष्पक्षता। तटस्थता का अर्थ है राजनीतिक रूप से निष्पक्षता। नौकरशाही के जनक मैक्स वेबर ने इसे व्यक्ति निरपेक्ष व्यवस्था कहा है। नौकरशाही के जनक मैक्स वेबर ने इसे व्यक्ति निरपेक्ष व्यवस्था कहा है। अर्थात अर्थात यह मंत्रियों के प्रति झुकाव प्रदर्शित करते हुए कार्य नहीं करती, मंत्रियों के प्रति झुकाव प्रदर्शित करते हुए कार्य नहीं करती, बल्कि उनके प्रभाव से मुक्त रहते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करती है।
पैरा चेंज करके लिखें। तटस्थ नौकरशाही के विपरीत, तटस्थ नौकरशाही के या तटस्थ सिविल सेवा के विपरीत सिविल सेवा प्रतिबद्ध कहलाती है, कमिटेड कहलाती है। इसका आशय है, इसका आशय है कि सिविल सेवाएं, इसका आशय है कि सिविल सेवाएं शासन करने वाले राजनीतिक दल, सिविल सेवाएं शासन करने वाले राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं। सिविल सेवाएं शासन करने वाले राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों में, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों में तटस्थ सिविल सेवाओं को अपनाया गया है, तटस्थ नौकरशाही, तटस्थ सिविल सेवाओं को अपनाया गया है। अब लिखो महत्व। मैक्स वेबर का मानना है कि, मैक्स वेबर का मानना है कि तटस्थता के कारण ही नौकरशाही सर्वाधिक गुणवत्ता का प्रदर्शन कर सकती है, सर्वाधिक गुणवत्ता का प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के प्रभाव और दबाव से मुक्त होगी, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के दबाव और प्रभाव से मुक्त होगी। पैरा चेंज करके लिखें। वस्तुतः सिविल सेवाओं की निष्पक्षता के कारण, वस्तुतः सिविल सेवाओं की निष्पक्षता के कारण मंत्रियों को भी यह आश्वासन रहता है, मंत्रियों को भी यह विश्वास रहता है कि उन्हें निष्पक्ष और योग्य सिविल सेवकों की सेवाएं प्राप्त होती रहेंगी, निष्पक्ष और योग्य सिविल सेवकों की सेवाएं प्राप्त होती रहेंगी। और जनता को भी यह विश्वास रहता है, और जनता को भी यह विश्वास रहता है कि सिविल सेवाएं जनता के प्रति स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं या करेंगी। ऐसी सिविल सेवाओं को क्षेत्रों में जन समर्थन भी प्राप्त होता है, ऐसी सिविल सेवाओं को क्षेत्रों में जन समर्थन भी प्राप्त होता है। तो अब लिखो तटस्थता की आलोचना, तटस्थता की आलोचना। पहला पॉइंट लिखो, कुछ देशों में, कुछ देशों में प्रतिबद्ध नौकरशाही को अपनाया गया है, जैसे हमने बताया चीन, रूस आदि देशों में कुछ देशों में प्रतिबद्ध नौकरशाही को अपनाया गया है जो तटस्थता के विपरीत है। यह तर्क दिया जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी नौकरशाही राजनेताओं के द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में, राजनेताओं के द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक बेहतर होगी। एपलबी का मानना है, अगला पॉइंट लिखो, एपलबी का मानना है कि तटस्थता के कारण सिविल सेवाएं अनुपजाऊ हो जाती हैं, महत्वहीन हो जाती हैं, क्योंकि यह नीति निर्माताओं और लागू करने वालों के बीच, यह नीति निर्माताओं और लागू करने वालों के बीच एक दूरी उत्पन्न करती है, एक दूरी उत्पन्न करती है और राजनीति एवं प्रशासन में भेद उत्पन्न करती है, राजनीति एवं प्रशासन में भेद उत्पन्न करती है। अब हेडिंग लिखो भारत में तटस्थता, भारत में तटस्थता लिखो। भारत में सिविल सेवाओं की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवा आचरण नियमावली के माध्यम से, सिविल सेवा आचरण नियमावली के माध्यम से सिविल सेवा आचरण नियमावली के माध्यम से सिविल सेवकों के राजनीतिक अधिकारों को सिविल सेवकों के राजनीतिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, सिविल सेवकों के राजनीतिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रावधान किया गया है कि
यह प्रावधान किया गया है कि कोई सिविल सेवक डैश, पहला पॉइंट लिखो, कोई सिविल सेवक डैश, पहला पॉइंट, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में धन एकत्र नहीं कर सकता। किसी राजनीतिक दल के पक्ष में धन एकत्र नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक रूप से कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे सकता। सार्वजनिक रूप से कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे सकता। नेक्स्ट पॉइंट, यदि उस अच्छा नहीं, ऊपर ना कोई सिविल सेवक लिखा है। अपने परिवार के, अगला पॉइंट लिखो, अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में लिखित सूचना सरकार को देगा। अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में लिखित सूचना सरकार को देगा जो किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों में भागीदारी निभाते हैं, जो किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों में भागीदारी निभाते हैं, और उनके साथ संबंधों का वर्णन भी करेगा, और उनके साथ संबंधों का वर्णन भी करेगा। अगला पॉइंट लिखो, कोई सिविल सेवक चुनाव के दौरान केवल वोट देने का अधिकार रखता है। कोई सिविल सेवक चुनाव के दौरान केवल वोट देने का अधिकार रखता है, किंतु वोट किसे दिया गया है यह प्रकट नहीं कर सकता, गोपनीय ही रहेगा। वोट किसे दिया गया है यह प्रकट नहीं कर सकता। तो ये हो गया तटस्थ, भारत में तटस्थता के बारे में। अब लिखो आलोचना या सीमाएं, भारत में तटस्थता के संबंध में सीमाएं। पहला पॉइंट लिखो, एन वोहरा रिपोर्ट के अनुसार, एन वोहरा रिपोर्ट के अनुसार कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के मध्य, एन वोहरा रिपोर्ट के अनुसार कुछ मंत्रियों एवं अधिकारियों के मध्य भ्रष्ट गठजोड़ विद्यमान है। कुछ मंत्रियों एवं अधिकारियों के मध्य भ्रष्ट गठजोड़ विद्यमान है। दूसरा पॉइंट, प्रायः राज्यों में सत्ता परिवर्तन होने पर, प्रायः राज्यों में सत्ता परिवर्तन होने पर अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग, अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग के रूप में की जाती है, बड़ी मात्रा में होती है, एक उद्योग के रूप में की जाती है। अगला पॉइंट लिखो, यदाकदा राज्यों में, यदाकदा राज्यों में मुख्य सचिवों की नियुक्ति में, मुख्य सचिवों की नियुक्ति में वरिष्ठता के नियम की अवहेलना की गई है। जैसे अभी मैंने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, नाम तो नहीं लिख सकते लेकिन एग्जाम्पल हमने देने की कोशिश की है। वरिष्ठता के नियम की अवहेलना की गई है, तो जो 12वें नंबर का था उसने उसको नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदाकदा सिविल सेवकों ने या वरिष्ठ सिविल सेवकों ने राजनीतिक दल की गतिविधियों में राजनीतिक दल की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई है, जो तटस्थता के नियम का घोर उल्लंघन है। जैसे यूपी का एग्जाम्पल दिया मैंने, जो तटस्थता के नियम का घोर उल्लंघन है। अब लिखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष में लिखिए, तटस्थता नौकरशाही का, तटस्थता नौकरशाही का या सिविल सेवाओं का वर्तमान समय में सबसे आकर्षक गुण माना जाता है, वर्तमान समय में सबसे आकर्षक गुण माना जाता है। अतः तटस्थता को बनाए रखने के उपायों पर ध्यान देना होगा। तटस्थता के साथ जो दूसरा विचार है वह है एनोनिमिटी, अनामता। अनामता का विचार भी काफी समय से लागू है, हमारे यहाँ आज भी प्रचलन में है, लेकिन अब इसको खत्म करने की जरूरत है। अनाम, अनाम से बना, अनाम मतलब गुमनाम रहना। इसका मतलब यह है कि अगर सिविल सेवक अपने पदीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए कोई कार्य करता है और उसके गलत परिणाम सामने आते हैं, तो उस परिणाम के लिए वह सिविल सेवक उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अगर कोई सिविल सेवक कोई कार्य करता है
और उसके अच्छे परिणाम नहीं, गलत परिणाम सामने आते हैं, तो उसके लिए सिविल सेवक जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि सिविल सेवक के बजाय वह मंत्री जिम्मेदार होगा, जो मंत्री उसके विभाग का मुखिया है। जैसे अगर मान लो रेलवे के अधिकारी के द्वारा कुछ गलती हो जाए, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए, पदीय सीमा में रहते हुए, व्यक्तिगत कैपेसिटी में नहीं, ऑफिस का काम करते हुए कुछ गलती हो जाए, नियम से कर रहे हैं, कानून से कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलती हो गई या गलत परिणाम आ गए और उन्होंने सदिच्छा से किया है, तो उसकी जिम्मेदारी उस सिविल सेवक को नहीं लेनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी मंत्री को लेनी पड़ेगी। इसको मंत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मंत्री उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं कि जिम्मेदारी मंत्री ग्रहण करेगा। ये जो जिम्मेदारी है ये मंत्री ग्रहण करेगा, जो जिम्मेदारी है वो अधिकारी ग्रहण नहीं करेगा, बशर्ते वो ऑफिशियल कैपेसिटी में रहकर काम करे। ऑफिशियल कैपेसिटी का मतलब है कि सरकारी नियम कानून के दायरे में रहकर काम करे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पर्सनल कैपेसिटी में काम करे और मंत्री पर जवाबदेही तय हो, रिश्वत अधिकारी ले और पकड़ा मंत्री जाए, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि तो गड़बड़ होगा। तो ये पर्सनल कैपेसिटी में किया गया काम है, रिश्वत लेना। ऑफिशियल कैपेसिटी का मतलब है ऑफिस के नियम कानून कायदे के मुताबिक काम करना। तो एक तरीके से कहें, मंत्रियों के अधीन अधिकारियों को संरक्षण दिया गया है। मंत्रियों के अधीन अधिकारियों को संरक्षण क्यों दिया गया है? यह संरक्षण इसलिए दिया गया है जिससे कि जो अधिकारी हैं वे अधिक से अधिक क्रिएटिव होकर के काम कर सकें, क्योंकि जवाब उन पर नहीं देना होगा, जवाब उनको नहीं देना होगा, जवाबदेही उनकी नहीं होगी। लेकिन इस व्यवस्था ने, सोचा तो ये गया, लेकिन इस व्यवस्था ने अब धीरे धीरे सिविल सेवा में जवाबदेही की भावना को कमजोर कर दिया है। वर्तमान युग जवाबदेही का युग है। हम लोग पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है सुशासन के संदर्भ में। इसलिए यह अनामता की अवधारणा जवाबदेही के विपरीत अवधारणा है। इसलिए अब अनामता को समाप्त करने की मांग की जा रही है और यह प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन अधिकारियों ने जो जिम्मेदारी निभाई है, जो काम किया है, उन्हें उन जिम्मेदारियों का दायित्व, उत्तरदायित्व ग्रहण भी करना सीखना होगा। अगर किसी नीति को अच्छे से लागू किया गया तो पुरस्कार मिलेगा, अगर किसी नीति को अधिकारी लागू करने में असफल रहा है तो अधिकारी पर जिम्मेदारी तय हो, उसकी जवाबदेही तय की जाए। तो इसे मंत्री उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है हमारे यहाँ। अब अगर इसको, अब ये दोनों के अपने अलग अलग पक्ष हैं। अगर क्रिएटिविटी के नजरिए से देखा जाए तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आज भी रेलेवेंट है कि भाई इससे सिविल सेवकों की क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। लेकिन 75 साल तो हो गए हमारे यहाँ लागू हुए, ऐसी कोई क्रिएटिविटी तो सिविल सेवाओं ने दिखाई नहीं कि जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जाए कुछ, बल्कि इसके दुष्परिणाम ही ज़्यादा सामने आए हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जो वर्तमान जवाबदेही की अवधारणा है वो इस जवाबदेही से मैच नहीं खाती अनामता। क्योंकि जवाबदेही कहती है कि जो जो जिम्मेदारी निभाए, जो जो कार्य करे, उस कार्य से उत्पन्न होने वाले परिणामों की जिम्मेदारी भी उस पर होनी चाहिए। अनामता उसे जिम्मेदारी से बचाती है। तो अनामता की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि अधिकारियों को जिम्मेदारी से बचाती है और जवाबदेही की अवधारणा जिम्मेदारी लाती है। वर्तमान युग जिम्मेदारी लाने का युग है, जवाबदेही का युग है। यही हम लोगों ने अब तक पढ़ा है गवर्नेंस में। इसलिए इस पर इसको समाप्त करने की मांग की जा रही है। फिलहाल अभी वैसा ही है जैसा अंग्रेज बनाकर गए थे, हमने कोई चेंज किया नहीं है और अभी फिलहाल कोई चेंज होने की संभावना नजर भी नहीं आ रही है। तो लिखो अनामता, अनामता लिखो। अनामता का आशय है, अनामता का आशय है अनाम रहना या गुमनाम रहना। अनामता का आशय है अनाम रहना या गुमनाम रहना, अनाम रहना या गुमनाम रहना। अर्थात सिविल सेवकों के द्वारा, अर्थात सिविल सेवकों के द्वारा निभाए गए दायित्वों के संदर्भ में, सिविल सेवकों के द्वारा निभाए गए दायित्वों के संदर्भ में परिणामों के लिए, निभाए गए दायित्वों के संदर्भ में परिणामों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि बल्कि यदि किसी सिविल सेवक ने कार्यालयी सीमा, ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए कार्य किया है, बल्कि यदि किसी सिविल सेवक ने ऑफिशियल कैपेसिटी, कार्यालयी सीमा में रहते हुए कार्य किया है, तो उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए, तो उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए संसद के समक्ष, तो उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए संसद के समक्ष संबंधित मंत्री उत्तरदायी होगा। संसद के समक्ष संबंधित मंत्री उत्तरदायी होगा, न कि वह सिविल सेवक, न कि वह सिविल सेवक। इसे मंत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, इसे मंत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। अब लिखो महत्व, महत्व। इस सिद्धांत के द्वारा,
इस सिद्धांत के द्वारा सिविल सेवकों को मंत्रियों का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया है, मंत्रियों का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया है, जिससे जिससे सिविल सेवकों में सृजनात्मकता, सिविल सेवकों में सृजनात्मकता, नवोन्मेषी प्रवृत्ति, जोखिम लेने की क्षमता, इत्यादि गुणों का विकास किया जा सके, ये सिविल सेवाओं को सक्षम बनाने में सहायक हैं, अब लिखो आलोचना। लिखो वर्तमान युग जवाबदेही का युग है, और अनामता की अवधारणा जवाबदेही के विपरीत है, अतः इसे समाप्त करने की मांग की जाती रही है, फिलहाल होने वाला नहीं है, तो लेकिन डिमांड रहा है इसको खत्म करने के लिए। सिविल सर्विस एक्टिविज्म, सिविल सेवा सक्रियतावाद। सिविल सेवा सक्रियतावाद का मतलब है, देखो एक तो है सक्रियतावाद का मतलब कि भाई खूब सक्रिय होकर के भूमिका निभाई जाए, अधिकारी क्षेत्रों में खूब दौरे करे, लोगों की समस्याएं सुने, उनका समाधान करे, एक तो ये तरीका है ना, तो इसको हम कहते हैं कि भाई सक्रिय है, सिविल सेवाएं अत्यधिक सक्रिय। लेकिन हमारा आशय यहाँ इस सक्रियता से नहीं है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी का ही पार्ट है। अगर वो अच्छे से निभा रहे हैं तो ये तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ हम लोग जब सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म की बात करते हैं तो ये वैसा ही है जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, कि न्यायपालिका जब सक्रिय होकर भूमिका निभाती है तो वो कार्य विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ जब सिविल सेवाएं सक्रिय होकर काम करती हैं तो कानून बनाने, नीतियां बनाने, क्योंकि इनका काम है कानून और नीतियों को लागू करना, लेकिन ये कानूनों और नीतियों को लागू करने के साथ साथ उसको बनाने में भी अपनी भूमिका निभाने लगती हैं। इतना ही नहीं, न्याय देना तो न्यायालय का काम है, लेकिन ऐसे अवसर आए हैं जब सिविल सेवाएं न्याय देने के काम में संलग्न हो जाती हैं, न्याय देने का कार्य करने लगती हैं। तो जब सिविल सेवाओं में ये परिवर्तन उत्पन्न होता है तो इसी को हम लोग सिविल सेवा सक्रियतावाद कहते हैं, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म कहते हैं। कैसे उत्पन्न होता है? पहली बात, कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है, लेकिन कानून का विधेयक कौन तैयार करता है? लोक सेवक। जो भी विधेयक जो मंत्री पेश करता है उस मंत्री के विभाग के अधिकारी सारे विधेयक तैयार करते हैं। अब अगर उस विधेयक पर संसद में खूब बहस हो, उनमें बहुत सारी चीजें हटाई जाएं, बहुत सारी चीजें जोड़ी जाएं, तब तो हमें लगता है कि भाई संसद ने कुछ काम किया है, लेकिन इतना काम संसद कभी करती तो है नहीं। तो जिस रूप में विधेयक पेश होता है सामान्यतः उसी रूप में पारित हो जाता है, थोड़े बहुत संशोधन कभी कभार हो। तो कहते तो हैं हम कानून संसद ने बनाया, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो है कि सिविल सेवकों ने तैयार किया था। जो विधेयक सिविल सेवकों ने तैयार किया, संसद ने केवल उस पर अपनी मुहर लगा दी। तो असल में तो कानून विभागों में तैयार हो गया। मान लो कानून संसद बनाती भी है तो नियम तो हमेशा विभागों में बनते हैं। कानून बताता है क्या होना चाहिए, नियम बताते हैं कैसे होना चाहिए, कैसे लागू होना चाहिए। इसलिए हर कानून को लागू करने के लिए नियम बनाना जरूरी होता है, वरना कानून लागू ही नहीं हो सकता। तो नियम तो सिविल सेवाएं ही बनाती हैं, वो कभी संसद नहीं बनाती, इतना समय नहीं होता संसद के पास। दूसरी बात, नीतियां मंत्री बनाता है, लेकिन सलाह कौन देता है? सिविल सेवक। सामान्यतः ये होता है कि मंत्री बहुत ज्यादा पेन नहीं लेता नीतियां बनाने में, जो सलाह सिविल सेवक दे देता है उसी को नीति के रूप में वो मान लेता है। तो अगर मंत्री बहुत ज्यादा भूमिका न निभाए खुद, तो सिविल सेवक की सलाह ही नीति बन रही है। इसका मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से नीतियां सिविल सेवक बना रहा है, मंत्री तो केवल अनुमति दे रहा है बस, लेकिन बना तो सिविल सेवक ही रहा है। तो नीति बनाने में भी शामिल हो गया ये। और जो माइक्रो पॉलिसीज होती हैं, सूक्ष्म नीतियां होती हैं जो क्षेत्रों में बनती हैं। सूक्ष्म नीतियों का मतलब है कि नीतियों को लागू करने के लिए जो क्षेत्रों में नीतियां बनाई जाती हैं, फील्ड में जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो माइक्रो पॉलिसीज तो हमेशा लोक सेवक ही बनाते हैं। जो क्षेत्रों में तैनात अधिकारी होते हैं वही बनाते हैं। जब नीतियों को लागू करना होता है तो वही तय करते हैं कि इस नीति को हमारे एरिया में कैसे लागू करना है। पहाड़ी एरिया अलग होगा, मैदानी अलग होगा ना, तो जनजाति वाला इलाका अलग होगा, शहर अलग होंगे, गांव अलग होंगे, हर क्षेत्र में नीति को लागू करने का तरीका अलग होगा, तो अधिकारी ही तय करते हैं। तो सूक्ष्म नीतियां तो हमेशा अधिकारी ही बनाते हैं। तो कहने के लिए कानून बनाना संसद का काम है, नीतियां बनाना मंत्री का काम है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि सब तो सिविल सेवक बना रहे हैं। इसीलिए सिविल सेवाओं को बैकबोन कहते हैं, सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है, पूरे देश का शासन यही चलाती है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति कोई आए जाए, जैसे समय ट्रंप आए हैं, अमेरिका में एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट मतलब जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहां की सेना है, वो वहां के ब्यूरोक्रेट हैं। असल में वही ब्यूरोक्रेट ही पूरे अमेरिका के लिए निर्णय लेते हैं और भूमिका निभाते हैं, वही पूरा कवर करते हैं। तो हर देश में यही हाल है। सिविल सेवाएं सिस्टम की बैकबोन होती हैं।
और उन्हीं सिविल सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर ही शासन की गुणवत्ता का निर्धारण भी होता है, क्योंकि एक बैकबोन की तरीके से ही ये पूरे सिस्टम को सपोर्ट करती हैं और कार्य करती हैं। अब न्याय के क्षेत्र में देखें हम लोग, ये तो हम लोग ने कानून बनाने और नीतियां बनाने के संदर्भ में पढ़ा। न्याय के क्षेत्र में न्यायालय का काम है न्याय देना, लेकिन न्यायालय के ऊपर 5.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे देश की जुडिशरी में, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं। अधिकरण पढ़ा है हम लोगों ने पॉलिटी में, जिन बच्चों की पॉलिटी हो चुकी है उन्होंने पढ़ा होगा, जिनकी नहीं हुई है वो आगे पढ़ेंगे। अधिकरण बनाते हैं, ट्रिब्यूनल बनाते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नाम सुना होगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। पर्यावरण के मामलों की अब मुकदमेबाजी यही होती है, वही पर्यावरण के मामलों में फैसला सुनाता है। ट्रिब्यूनल जो सामान्य न्यायालय होते हैं वहां तो न्याय करने के लिए न्यायाधीश बैठे होते हैं, न्यायाधीश न्याय करते हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अधिकरण हैं, वहां न्याय करने के लिए या तो विशेषज्ञ तैनात होते हैं या सिविल सेवक तैनात होते हैं। जैसे एनजीटी में भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, राज्य सरकारों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। कैट और सैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आईएएस अधिकारी तैनात होते हैं। तो जितने भी अधिकरण हैं, उन अधिकरणों के माध्यम से अब सिविल सेवकों को न्याय करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये तो अजीब बात है, न्याय करना न्यायालय का काम है। लेकिन अब ट्रिब्यूनल्स का जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे प्रशासन और शासन चलाना जटिल होता जा रहा है, वैसे वैसे ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ रही है। साइबर स्पेस के क्षेत्र में ट्रिब्यूनल हमने अलग बनाया, पर्यावरण के लिए अलग बनाया, इनकम टैक्स के लिए अलग बनाया, हर क्षेत्र में तो बनाते जा रहे हैं क्योंकि जरूरत है। 5.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है, अगर ये ट्रिब्यूनल हट जाए तो पेंडेंसी केसेस की संख्या 7-8 करोड़ हो जाएगी, 7-8 करोड़ हो जाएगी। ये तो कहिए ट्रिब्यूनल जैसी चीजों ने भार संभाल रखा है। तो जितनी ब्रिटेन की पॉपुलेशन है उतने हमारे यहाँ केस कोर्ट में पेंडिंग है, जितने जितनी ब्रिटेन की पॉपुलेशन है। तो ऐसे दशा में जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वो ट्रिब्यूनल्स अब न्याय की प्रक्रिया को आसान बना रहे हैं, शीघ्र न्याय उपलब्ध करा रहे हैं, विशेषज्ञ न्याय उपलब्ध करा रहे हैं। इस बार ट्रिब्यूनल पर क्वेश्चन आया था मेन एग्जामिनेशन में 2025 में, और ट्रिब्यूनल में न्याय सिविल सर्वेंट बैठ के देते हैं। तो अब देखो, कानून बनाने में, नीतियां बनाने में परोक्ष रूप से यही शामिल है, प्रत्यक्ष रूप से तो ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से यही शामिल है। माइक्रो पॉलिसी तो प्रत्यक्ष रूप से ये बनाते हैं, न्याय देने का काम इनका नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो सिविल सेवाएं हैं, इनका मुख्य कार्य है नीतियों कानूनों को लागू करना, यही तो मुख्य कार्य है। लेकिन अब वे अपने मुख्य कार्य नीतियों कानूनों को लागू करने के अलावा वो कुछ विधायी कार्य भी कर रही हैं, कुछ नीति निर्माण का कार्य भी कर रही हैं, कुछ न्याय देने का काम भी कर रही हैं। तो ये तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कर रही हैं, और जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही हैं तो बच्चों यही सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म है, यही सिविल सेवा सक्रियतावाद है। जाहिर सी बात है, एक बुराई है। बुराई इसलिए है क्योंकि ये शक्ति प्रकरण का उल्लंघन है, और जब सिविल सेवाओं को ऐसे ताकत मिलेगी, ज्यादा अधिकार मिलेंगे, तो इनमें मनमानापन बढ़ेगा, असंतुलन उत्पन्न होगा। जो राजनीति का काम है राजनीति को करना है, जो संसद का काम है संसद को करना है, जो न्यायालय का काम है न्यायालय को करना है। अगर सिविल सेवकों को अधिकार मिलेगा तो सिविल सेवकों को अधिकार मिलने से उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी, और उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी तो लोगों के अधिकारों के हनन होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो इसलिए सिविल सेवा सक्रियतावाद एक बुराई है, लेकिन अनिवार्य बुराई है। अनिवार्य बुराई है क्यों? मजबूरी है हमारी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कहावत सुनते हैं ना, तो मजबूरी का नाम सिविल सेवाएं हैं यहाँ। क्योंकि ट्रिब्यूनल में सिविल सेवकों को शामिल करना ही करना है, माइक्रो पॉलिसीज उनको बनानी ही बनानी है, और कोई बना ही नहीं सकता है। कानून बनाने और नीतियां बनाने में थोड़ा अंतर हो सकता है कि अगर संसद कानून बनाने में सतर्क और जागरूक भूमिका निभाने लगे तो वहां सिविल सेवाओं का रोल कम हो जाएगा, नीतियां बनाने में मंत्री जागरूक भूमिका निभाने लगे तो वहां सिविल सेवाओं का रोल कम हो जाएगा, लेकिन बैकबोन के रूप में तो लगी ही रहेंगी। लेकिन ऐसा होने वाला भी नहीं है, संसद की भूमिका में गिरावट आ चुकी है, संसद ढंग से काम करती नहीं है। देखो 127 घंटे 137 घंटे बर्बाद किए अभी बैठ करके संसद ने मानसून सत्र में, तो कैसे उम्मीद करें कि वो ढंग से काम करेगी। तो अगर सुधार आ जाए तब तो फिर सिविल सेवा सक्रियतावाद में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन सुधार आने वाली तो नहीं है, सुधार आने वाला तो नहीं है। हमको नहीं लगता कि संसद की भूमिका में कभी कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी सुधार आज की राजनीतिक व्यवस्था में आएगा। पहले राजनीतिक माहौल बदलना पड़ेगा, राजनीतिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, तब संसद की भूमिका सुधर सकती है, और वो जनता ही करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में हम ही आप मिलकर चुनते हैं इनको, तो जिम्मेदारी हम ही आप निभाएंगे। लिखो सिविल सेवा सक्रियतावाद, लिखो लिखो। जब सिविल सेवाएं अपने परंपरागत अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर भूमिका निभाने लगती हैं, तब सिविल सेवा सक्रियतावाद की अवधारणा जन्म लेती है। सिविल सेवा सक्रियतावाद की अवधारणा जन्म लेती है। सेवाओं का परंपरागत दायित्व कानूनों, नीतियों आदि का कार्यान्वयन करना है। सिविल सेवाओं का परंपरागत दायित्व कानूनों, नीतियों आदि का कार्यान्वयन करना है। किंतु सिविल सेवाएं इससे आगे बढ़कर कानूनों और नीतियों के निर्माण में और न्याय देने की प्रक्रिया में भी शामिल होने लगी हैं।
कानूनों और नीतियों के निर्माण में और न्याय देने की प्रक्रिया में भी शामिल होने लगी है, जिसे निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। जिसे निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। डैश पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, विधि निर्माण संसद का दायित्व है। विधि निर्माण संसद का दायित्व है, किंतु संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले किंतु संसद में मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक किंतु संसद में मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक विभागों में तैयार किए जाते हैं। विभागों में तैयार किए जाते हैं। मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक विभागों में तैयार किए जाते हैं। यदि संसद प्रभावी भूमिका का निर्वाह नहीं करती यदि संसद प्रभावी भूमिका का निर्वाह नहीं करती तो विधेयक यदि संसद प्रभावी भूमिका का निर्वाह नहीं करती तो विधेयक उसी रूप में पारित हो जाते हैं तो विधेयक उसी रूप में पारित हो जाते हैं जिस रूप में निर्मित किए गए थे। उसी रूप में पारित हो जाते हैं जिस रूप में निर्मित किए गए थे। अगला पॉइंट लिखो, नीति निर्माण का कार्य मंत्रियों का दायित्व है। नीति निर्माण का कार्य मंत्रियों का दायित्व है, किंतु मंत्री सिविल सेवाओं के परामर्श से नीतियां निर्मित करता है। सचिव के परामर्श से करता है। सिविल सेवाओं के परामर्श से नीतियां निर्मित करता है। अनुभव दर्शाते हैं कि सचिवों के द्वारा दिए गए परामर्श को ही अनुभव दर्शाते हैं कि सचिवों के द्वारा दिए गए परामर्श को ही प्रायः नीति का रूप दे दिया जाता है। सचिवों के द्वारा दिए गए परामर्श को ही प्रायः नीति का रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार नीतियां प्रायः विभागों में ही बन जाती हैं। इस प्रकार नीतियां प्रायः विभागों में ही बन जाती हैं। अगला पॉइंट लिखो, व्यवहार में सूक्ष्म नीतियां निर्मित करने का दायित्व सिविल सेवकों का ही है। सूक्ष्म नीतियां यानी कैसे नीतियां लागू होती हैं। अगला पॉइंट लिखो, विगत वर्षों में अधिकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में अधिकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है और अधिकरणों के माध्यम से सिविल सेवाओं को अधिक से अधिक न्याय की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला है। न्याय की प्रक्रिया में या न्याय देने की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला है, जबकि न्याय देना न्यायालय का कार्य है। अब लिखेगा आलोचना। सिविल सेवा सक्रियतावाद एक अनिवार्य बुराई है। सिविल सेवा सक्रियतावाद एक अनिवार्य बुराई है। यह बुराई है क्योंकि यह सिविल सेवाओं को अपने परंपरागत अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर अन्य के अधिकार क्षेत्र में भूमिका निभाने का अवसर देती है। सॉरी, जो शक्ति पृथक्करण के विपरीत है, शक्तियों का असंतुलन उत्पन्न करता है और सिविल सेवाओं को असीमित शक्तियां देता है। किंतु यह अनिवार्य है क्योंकि विगत वर्षों में
शासन एवं प्रशासन की प्रकृति अधिक से अधिक तकनीकी होती जा रही है। शासन और प्रशासन की प्रकृति अधिक से अधिक तकनीकी और जटिल होती जा रही है, और सिविल सेवाएं उसे संपादित करने में सक्षम है। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है लैटरल एंट्री, पार्श्विक प्रवेश। पार्श्विक प्रवेश क्या होता है? ये सिविल सेवाओं में प्रवेश करने यानी भर्ती की एक प्रणाली है। सिविल सेवाओं में जो परंपरागत भर्ती की प्रणाली है वो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम है, और यहाँ से सिविल सेवक तैनात होते हैं, और उच्च पदों पर जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं उनको उच्च पद दिए जाते रहते हैं प्रमोशन के बाद। यानी उच्च पदों पर तैनातियां प्रमोशन से होती हैं, पदोन्नतियां देकर के होती हैं। तो सिविल सेवाओं में अंदर से ही भर्ती की जाती है, और पदोन्नतियों के बाद ऊपर लोगों को उच्च पद दे दिए जाते हैं। लेकिन लैटरल एंट्री संगठन के भीतर से भर्ती नहीं है, संगठन के बाहर से भर्ती है। इसको कहते हैं खुले बाजार से भर्ती। खुले बाजार से भर्ती संगठन के बाहर से भर्ती है। यह पदोन्नतियों से भर्ती नहीं है, बल्कि उच्च पदों पर सीधे खुले बाजार से भर्ती है। यानी एक तरीके से पैराशूट पोस्टिंग है। पैराशूट पोस्टिंग है, पैराशूट से उतार दिया ऊपर। जैसे सचिव होता है, विभाग में पढ़ा है हम लोगों ने पॉलिटी में, इससे नीचे संयुक्त सचिव होता है। अभी वर्तमान समय में भारत में जो लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है वो इस पद पर है। इसके नीचे उप सचिव होता है, इसके नीचे अवर सचिव होता है, फिर सेक्शन ऑफिसर होता है। नीति निर्माण की भूमिका यहीं से शुरू होती है, संयुक्त सचिव से। इसलिए संयुक्त सचिव पर लैटरल एंट्री शुरू की गई है, यानी खुले बाजार से सीधे लोगों को संयुक्त सचिव के पद पर तैनात कर देते हैं, जिन्हें पहले प्रशासन का कोई अनुभव नहीं होता, वो प्रशासन से जुड़े हुए नहीं है, वो क्षेत्रों में काम करने का अनुभव नहीं है, वो प्रशासन से नहीं आते। तो इसे लैटरल एंट्री कहते हैं। क्यों लाया गया ये कॉन्सेप्ट? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, नीति आयोग, इन सब ने रिकमेंडेशन दी। क्यों दी रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन इसलिए दी क्योंकि जो आईएएस अधिकारी नीति निर्माण के पदों पर बैठे होते हैं, इनको किसी विषय की विशेष जानकारी नहीं होती। मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल, हर चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन विशेषज्ञ किसी चीज़ के नहीं होते। नीतियां बनाने में अब विशेषज्ञता की जरूरत है। जैसे साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी बनानी है तो साइबर एक्सपर्ट हो अगर तो अच्छा होगा। एनवायरमेंट के बारे में पॉलिसी बनानी है, अब टेक्निकल हो गया एनवायरमेंट का विषय, अब सामान्य नहीं रह गया। इसलिए अगर कोई एनवायरमेंट का एक्सपर्ट हो और वो बनाए तो अच्छी बनाएगा। सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन, हवाई जहाज उड़ाने वाला एरिया, टेक्निकल है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो इस बारे में कोई पॉलिसी बनाए, उसका एक्सपर्ट हो, तो एक्सपर्ट बनाएगा तो ज़्यादा अच्छी बनाएगा। लेकिन अब पुराना नियम यही है कि भाई यहाँ आईएएस ही बैठते हैं इन पदों पर, तो किया क्या जाए? आईएएस लॉबी नाराज हो जाएगी, उनको भी नाराज नहीं कर सकते। हमने बताया बैकबोन है, सब यही चला रहे हैं, पूरा देश यही चला रहे हैं, इनको भी नाराज नहीं कर सकते। तो बीच का रास्ता निकाला गया। क्या रास्ता निकाला गया? कि नीति निर्माण से जुड़े हुए कुछ पदों पर सीधे बाजार से विशेषज्ञों को लाया जाए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, उनकी विशेषज्ञ सेवाएं ली जाए, फिर उनको वापस प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया जाए। यही नियुक्ति लैटरल एंट्री के नाम से जानी गई। तो नीति आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इन सबने इसीलिए सिफारिश की। नीति आयोग ने तो यह भी कहा कि जो सचिव जैसे पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनका औसतन कार्यकाल 2 साल बचा होता है। अब वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद बड़े लुक्रेटिव ऑफर होते हैं, मिलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है, अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग है, सीएजी है, रिटायरमेंट के बाद बहुत पद मिलते हैं। अगर हमने कोई गड़बड़ नीति ले ली, बना ली, सरकार नाराज हो जाएगी, तो रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट मारा जाएगा। तो वो कोई रिस्क नहीं लेते, वो कोई क्रिएटिविटी नहीं शो करते, वो कोई इनोवेटिव आइडियाज लेकर नहीं आते। इस कारण से घटिया क्वालिटी की नीतियां बनती हैं, खराब गुणवत्ता की नीतियां बनती हैं। ना तो उनमें सृजनात्मकता होती है, ना तो उसमें इनोवेशन होता है, ना ही उनमें रिस्क लेने का कोई भाव होता है। और ऐसी नीतियां फिर देश के लिए नुकसानदेह होती हैं, इसलिए देश तरक्की नहीं कर पाता। देश तरक्की करे इसके लिए नीतियों में इन गुणों का होना जरूरी है, और इन गुणों का समावेश करने के लिए ऐसे कार्य करने की संस्कृति वाले लोगों को लेकर आना जरूरी है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में ऐसे वर्क कल्चर में काम करते रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रवेश दिलाया जाए, तो अगर ऐसे लोगों को प्रवेश दिलाया जाएगा तो वो बेहतर काम करके दिखाएंगे, बेहतर रिजल्ट लेकर के दिखाएंगे। तो लैटरल एंट्री इस पर्पज से इंट्रोड्यूस की गई, जिससे नीतियों की गुणवत्ता सुधारी जा सके हमारे देश में, क्योंकि नीति निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही। लेकिन कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन आलोचना भी की जाती है। पहली बात कि जो लोग लैटरल एंट्री से आएंगे उन्हें प्रशासन चलाने का कोई अनुभव तो होगा नहीं, और नीतियां लागू करना आसान काम नहीं है, टेक्निकल काम है। और जब उन्हें प्रशासन चलाने का अनुभव ही नहीं होगा तो जो नीतियां बनाई जाएंगी वो व्यावहारिक तौर पर बहुत अच्छी तो नहीं होंगी, आदर्शवादी होंगी, सैद्धांतिक रूप से बड़ी अच्छी होंगी, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनकी उपयोगिता कम हो सकती है, इसलिए आलोचना की जाती है। दूसरी बात, इससे सिविल सेवाओं का मनोबल कमजोर होगा, क्योंकि अब जहां केवल आईएएस तैनात होते थे, अब उन पदों पर मौसमी चिड़िया आने लगी। 1 साल के लिए आई उड़ गई, 2 साल के लिए आई उड़ गई, तो अब प्रमोशन के पद सीमित हो गए, तो सिविल सेवाओं के लिए उच्च पदों के अवसर सीमित हो जाएंगे। तो इससे सिविल सेवाओं का मनोबल नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यह भी तर्क दिया जाता है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर से आएंगे उनकी सत्यनिष्ठा पर कैसे विश्वास कर लें, उनकी सत्यनिष्ठा भी संदेहास्पद हो सकती है, क्योंकि अगर वो वापस प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे साल 2 साल 3 साल के बाद, तो जो सरकारी विभागों में गोपनीय जानकारियां उन्होंने पाई हैं, उन गोपनीय जानकारियों का उपयोग अपने कैरियर को ऊंचा उठाने के लिए भी तो कर सकते हैं। तो सरकार की गोपनीय जानकारियों का क्या होगा? तो
आलोचनाओं के बिंदु भी अनेक हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम लोग निष्कर्ष की बात करें तो लैटरल एंट्री एक प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों ने लैटरल एंट्री को अपने देश में बहुत पहले से लागू कर रखा है और इससे उन्होंने अपने शासन प्रशासन में गुणवत्ता बढ़ाई है। भारत में भी लैटरल एंट्री कॉन्सेप्ट के रूप में तो इंट्रोड्यूस नहीं थी, लेकिन मनमोहन सिंह जैसे लोग लैटरल एंट्री का ही परिणाम है। वित्त मंत्रालय में इनको ऊंचे ऊंचे पद दिए गए, जबकि ये टीचिंग बैकग्राउंड से थे, इनका सिविल सेवाओं से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनका प्रवेश एक तरीके से लैटरल एंट्री का एग्जाम्पल है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से प्रवेश पहले भी दिए जाते रहे हैं विशेषज्ञता के लिए, लेकिन फिलहाल एक कॉन्सेप्ट के रूप में लैटरल एंट्री को 2018 से इंट्रोड्यूस कर दिया गया भारत में, 2018 से लागू कर दिया गया है भारत में। और लैटरल एंट्री को लागू करना अच्छी चीज़ है, अच्छा प्रयास है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में जो अनुभव हैं उन अनुभवों से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि उनको लागू करने का लंबा अनुभव है, और उसके आधार पर हमारे देश में जो चैलेंजेस हैं उनको दूर कर सकते हैं, लेकिन लागू करना चाहिए, समय की मांग है। लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, एक नया विवाद उत्पन्न हो गया लैटरल एंट्री को लेकर के। वो नया विवाद क्या है? हमारे यहाँ विपक्षी दलों ने, अभी जब यूपीएससी ने कुछ वैकेंसी निकाली तो विपक्षी दलों ने आरोप खड़ा कर दिया कि भाई इसमें तो रिजर्वेशन है ही नहीं, इसमें तो सारे पद जनरल के लिए हैं, या यूं कहें कि कोई रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन देना चाहिए, एक भी परसेंट रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि सरकार धीरे धीरे आरक्षण खत्म करना चाहती है। इसका मतलब है कि लैटरल एंट्री आरक्षण को खत्म करने का एक प्रयोग है। अब जब इस तरीके का विपक्ष भी जानता है कि वो गलत कर रहा है, वो गलत तर्क दे रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन उसको निगेटिव पॉलिटिक्स करनी है, उसको तो देश को बर्बाद करना है। तो नतीजा ये है कि लैटरल एंट्री को रोका कैसे जाए, कैसे लैटरल एंट्री में व्यवधान उत्पन्न किया जाए। आरक्षण का मुद्दा उठा, सरकार बैकफुट पर आ गई, क्योंकि आरक्षण बेहद संवेदनशील मुद्दा है। चुनाव होते रहते हैं हर राज्य में कहीं ना कहीं, सरकार बैकफुट पर आ गई, वैकेंसी रद्द हो गई, अब लैटरल एंट्री की वैकेंसी ही नहीं निकल रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन रखा जाए? जवाब बेहद सीधा सा है कि सिविल सेवाओं में प्रवेश में 50% रिजर्वेशन है, ऑलरेडी है, हर जगह है, लेकिन लैटरल एंट्री कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। नंबर एक साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लैटरल एंट्री कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। नंबर 2, लैटरल एंट्री की जरूरत नहीं थी अगर विशेषज्ञों की जरूरत नहीं थी, लेकिन विशेषज्ञों की जरूरत है इसलिए लैटरल एंट्री को लाया गया, बाकी कोई जरूरत ही नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा चलता। तो अगर ये परमानेंट नौकरी नहीं है और केवल विशेषज्ञों की भर्ती है अल्प समय के लिए, तो विशेषज्ञ भर्ती करो ना भाई, उसमें काहे को आरक्षण की नींव खोज रहे हो, इसमें क्यों आरक्षण का सहारा खोज रहे हो? मान लो अगर हमें यह तय करना हो कि भाई एक बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन है, न्यूरो के ऑपरेशन सबसे क्रिटिकल होते हैं, लाखों वेन्स हैं इस छोटे से दिमाग में, डॉक्टर को समझ में नहीं आता कौन कौन सी वेन है। तो न्यूरो का ऑपरेशन करना है, कई केसेस हैं, सरकार को भर्ती करनी है, तो सरकार ये देखेगी कि अनुसूचित जाति वाली की करे, पिछड़े की करे, कि सरकार ये देखेगी कि सबसे विशेषज्ञ, देश का जो सबसे स्पेशलिस्ट है उसको अपॉइंट करे, क्योंकि एक नस गलत कर गई आदमी उतने बड़े से इतना बड़ा हो जाएगा, गरीब से पागल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो तो एक नर्व गई तो कुछ भी हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि सरकार ये ढूंढे कि अनुसूचित जाति को पकड़ के लाओ, पिछड़े को पकड़ के लाओ, या सरकार ये कहे कि सबसे योग्य व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, क्योंकि 6 महीने के लिए तैनाती देनी है, बस सारे ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद कह देंगे जाओ। तो बड़ा सीधा सा जवाब है, विशेषज्ञता के लिए ला रहे हैं, परमानेंट तो ला नहीं रहे हैं, 1 साल के लिए ला रहे हैं, 2 साल के लिए ला रहे हैं, इसलिए विशेषज्ञ लोगों को ले आओ और विशेषज्ञता का लाभ लो, इसके बाद वो चले जाए, बात खत्म हो गई। तो समाधान बेहद सरल है, लेकिन हमारे देश के नेता बड़े घिनौने हैं, घृणा आती है इनसे, इन नेताओं से, क्योंकि देश को बर्बाद करने की कोई दिशा नहीं छोड़ते। पार्श्विक प्रवेश जैसे ये बड़ा पवित्र सा कॉन्सेप्ट है, यहां आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन अनावश्यक आरक्षण का मुद्दा ला करके पार्श्विक प्रवेश जैसे विशेषज्ञ भूमिका को रोक दिया, जिससे देश को पीछे ले जाए, आगे ले जाने के बजाय देश को पीछे ले जाए। तो ये बेहद घटिया, बेहद घिनौनी और बेहद संकीर्ण राजनीति है जो हमारे विपक्षी दलों ने की है पार्श्विक प्रवेश को लेकर के, और हमारे देश के शासन और प्रशासन की गुणवत्ता को रोकने की कोशिश की है, खराब करने की कोशिश की है। पार्श्विक प्रवेश में, लैटरल एंट्री में आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पर्पसफुल है अपॉइंटमेंट, शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट है, नौकरी देने का अपॉइंटमेंट नहीं है, केवल विशेषज्ञता का लाभ लेने का अपॉइंटमेंट है, 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, कोई परमानेंट नौकरी का अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ आरक्षण का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए, लेकिन अब हम तो एकेडमिक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, लेकिन सरकारें इतना आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि इसी के माध्यम से आरक्षण खत्म करना चाहती है, तो सरकारें बैकफुट पर हैं। तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि तुम आलोचना करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम देश आगे बढ़ने दो, अपने स्वार्थ के चक्कर में विदेशों से पैसा लेकर के देश को बेचो मत, देश को बेचने की साजिश मत रचो, ये बेहद घिनौनी हरकत है। लैटरल एंट्री को लेकर के तो मैं बहुत क्रोध में हूँ, रोकने को लेकर के, कि ये देश को पीछे करने की साजिश है, देश की तरक्की को रोकने की साजिश है। ऐसे कदमों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि देश की जनता जागरूक नहीं है इसलिए सब चल रहा है, वरना ऐसे नेताओं को तो डंडे लेकर के दौड़ा ले, भागो यहाँ से, तुम्हें इस देश में रहने की जरूरत नहीं, तुम देश के बारे में सोच नहीं सकते, देश के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, केवल अपनी घिनौनी, संकीर्ण, घटिया सोच लेकर के जब होता है खड़े हो जाते हो सामने, देश की तरक्की से तुमको कोई मतलब नहीं। तो लेकिन जनता भी वैसे ही है, क्या करें, इसको किसको समझाएं, जनता को भी समझ में नहीं आता।
तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि लोग जागरूक हों, और जागरूक होंगे तो इस तरीके के जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हैं उन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन अच्छा होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट में ऐसी चीज़ें लाना ये बेहद चिंता का विषय है। ये देश के लिए चिंता का विषय है, देश की प्रगति के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इतने दिन पीछे चले जाएंगे हम लोग प्रतिस्पर्धा में। लिखो फिलहाल पार्श्विक प्रवेश लिखो, लैटरल एंट्री लिखो। लिखो पार्श्विक प्रवेश का आशय, पार्श्विक प्रवेश का आशय सिविल सेवाओं में उच्च पदों पर, सिविल सेवाओं में उच्च पदों पर सीधे खुली भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करना है। सिविल सेवाओं में उच्च पदों पर सीधे खुली भर्ती के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित करना है। जबकि परंपरागत रूप में, जबकि परंपरागत रूप में सिविल सेवाओं के उच्च पद, जबकि परंपरागत रूप में सिविल सेवाओं के उच्च पद खुली भर्ती से नहीं भरे जाते, खुली भर्ती से नहीं भरे जाते, बल्कि वे पदोन्नतियों के माध्यम से भरे जाते हैं, पूर्ति की जाती है, पूर्ति की जाती है या भरे जाते हैं, बल्कि वे पदोन्नतियों के माध्यम से भरे जाते हैं। अब लिखो महत्व, पहला पॉइंट लिखो, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और नीति आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और नीति आयोग जैसी संस्थाओं का सुझाव था, जैसी संस्थाओं का सुझाव था कि सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता की आवश्यकता है, सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता की आवश्यकता है, और नीति निर्माण जैसे पदों पर, नीति निर्माण जैसे पदों पर पार्श्विक प्रवेश के माध्यम से, पार्श्विक प्रवेश के माध्यम से, पार्श्विक प्रवेश के माध्यम से विशेषज्ञता लाई जा सकती है, विशेषज्ञता लाई जा सकती है। अगला पॉइंट लिखो, यह नीति निर्माण के स्तर पर सृजनात्मकता, नवोन्मेष, इनोवेशन, नीति निर्माण के स्तर पर सृजनात्मकता, नवोन्मेष की वृद्धि में सहायक है, सृजनात्मकता, नवोन्मेष की वृद्धि में सहायक है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नीति आयोग ने इसके पक्ष में विचार प्रकट करते हुए कहा कि सचिव के पद पर, सचिव के पद पर औसत कार्यकाल 2 वर्ष का शेष होता है, औसत एवरेज, औसत कार्यकाल 2 वर्ष का शेष होता है। अतः कोई भी सिविल सेवक सेवानिवृत्ति के पश्चात के कैरियर, सेवानिवृत्ति के पश्चात के कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के भय से, सेवानिवृत्ति के पश्चात के कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के भय से नीतियों के निर्माण में कोई जोखिम नहीं लेते, नीतियों के निर्माण में कोई जोखिम नहीं लेते, कोई रिस्क नहीं लेते। जबकि रिस्क के अभाव में उच्च स्तर की गुणवत्ता का विकास संभव नहीं है, रिस्क के अभाव में उच्च स्तर की गुणवत्ता का विकास संभव नहीं है। अतः अतः लैटरल एंट्री के माध्यम से बाजार से, लैटरल एंट्री के माध्यम से बाजार से इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। अगला पॉइंट लिखें, भारत में नीति निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है, भारत में नीति निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही है। बाजार से, खुले बाजार से या बाजार से लक्ष्योन्मुखी, लक्ष्य के प्रति उन्मुख, लक्ष्योन्मुखी और योग्य लोगों को प्रवेश देकर, प्रवेश देकर गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है, गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। अब लिखो आलोचना या सीमाएं, पहला पॉइंट लिखो,
इसके कारण सिविल सेवाओं में इसके कारण सिविल सेवाओं में उच्च पद पर पदोन्नतियों की संभावनाएं सीमित हो जाएंगी। उच्च पद पर पदोन्नतियों की संभावनाएं सीमित हो जाएंगी। अतः सिविल सेवाओं के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः सिविल सेवाओं के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, पार्श्विक प्रवेश से आने वाले व्यक्तियों को क्षेत्रों में प्रशासन की कठिनाइयों का कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं होगा। आने वाले व्यक्तियों को क्षेत्रों में प्रशासन की व्यावहारिक कठिनाइयों का कोई अनुभव नहीं होगा। अतः नीति निर्माण के स्तर पर व्यावहारिकता जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। नीति निर्माण के स्तर पर व्यावहारिकता जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला पॉइंट लिखो, यह नियुक्ति अस्थायी है। यह नियुक्ति अस्थायी है। अतः कार्यकाल पूरा करने के पश्चात निजी क्षेत्र में वापस जाने पर सरकार की गोपनीय जानकारियों का दुरुपयोग न किया जा सके, यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है। अर्थात सत्यनिष्ठा से संबंधित चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट लिखो, अब निष्कर्ष लिखो। भारत में 2018 से पार्श्विक प्रवेश को लागू किया गया है। जो शासन में विशेषज्ञता लाने में सहायक रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में यह संकल्पना दीर्घ अवधि से प्रचलन में है। लंबे समय से दीर्घ अवधि से प्रचलन में है। अतः इन देशों के अनुभवों से इसमें आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं और इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। अब लिखो, पार्श्विक प्रवेश में आरक्षण का मुद्दा। लिखो, भारत में पार्श्विक प्रवेश में आरक्षण को लागू करने के लिए मांग की जाती रही है। लिखो, पक्ष में तर्क। पक्ष में क्या तर्क है? पहला पॉइंट लिखो, वंचित वर्गों को उच्च पदों पर नियुक्तियां मिलेंगी। दूसरा पॉइंट, सामाजिक समावेशन संभव होगा। अगला पॉइंट, सामाजिक न्याय और समता के लक्ष्य की पूर्ति होगी। अब लिखो, विपक्ष में तर्क। पहला पॉइंट लिखो, यह नियुक्ति विशेषज्ञता के लिए है। अतः विशेषज्ञों को प्राथमिकता देनी होगी। अगला पॉइंट, यह अस्थायी नियुक्ति नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसलिए आरक्षण न देने से कोई हानि नहीं होगी। अगला पॉइंट, आरक्षण पार्श्विक प्रवेश के उद्देश्य को निष्फल कर देगा। बेकार कर देगा।
अब लिखो निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखो। लिखो पार्श्विक प्रवेश की आवश्यकता, पार्श्विक प्रवेश की आवश्यकता शासन में गुणवत्ता की वृद्धि के लिए उत्पन्न हुई है। पार्श्विक प्रवेश की आवश्यकता शासन में गुणवत्ता की वृद्धि के लिए उत्पन्न हुई है। जो अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से प्राप्त की जानी है, जो अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से प्राप्त की जानी है, अल्पावधि छोटी अवधि की नियुक्ति के माध्यम से प्राप्त की जानी है। अतः आरक्षण जैसे मुद्दे, अतः आरक्षण जैसे मुद्दे पूर्णतया निरर्थक हैं, पूर्णतया निरर्थक हैं और इस संकल्पना को उद्देश्यहीन और पथ भ्रमित करने में सहायक हैं। इस संकल्पना को उद्देश्य विहीन और पथ भ्रमित करने में सहायक हैं। अतः पार्श्विक प्रवेश में आरक्षण तर्कहीन है, तर्कसंगत नहीं। अतः पार्श्विक प्रवेश में आरक्षण तर्कहीन है, पार्श्विक प्रवेश में आरक्षण तर्कहीन है। तो ये हो गया लेटरल एंट्री के बारे में। अब मिशन कर्मयोगी है और कुछ डेपुटेशन के कुछ नियम है, तो उन सब की चर्चा फिर हम लोग कल करेंगे। चैट ऑन कर लेते हैं, देखते हैं। चैट ऑन है, चैट ऑन है, क्वेश्चन पूछ लो अगर कुछ पूछना है। अन्यथा कल ज़्यादा डिस्कशन के टॉपिक नहीं है, छोटे डिस्कशन के टॉपिक हैं। क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, अब तक 1 यूनिट के क्वेश्चन लिए हैं, कर लिए हैं हम लोगों ने, बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे हम लोग। तो इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। इस यूनिट के कंप्लीट होने के साथ पूरा सिलेबस गवर्नेंस का कंप्लीट हो जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कल गवर्नेंस की यूनिट पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगी। तो कल क्वेश्चन आंसर का लंबा समय भी ले लेंगे हम लोग, आधे 1 घंटे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे कल, बहुत डिटेल में। प्री के लिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। देखो प्री के लिए नोट्स आपको ध्यान में रखना होगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो और मैक्सिमम प्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू की जरूर करो पहले। सैलरी कितनी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होगी, तो सीनियरिटी के हिसाब से होती है ना, वो तो सीनियरिटी के हिसाब से होगी, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग। संयुक्त सचिव के स्तर पर है तो अलग होगी, उप सचिव के स्तर पर है अलग है, अतिरिक्त सचिव के स्तर पर होगी अलग होगी। पीवाईक्यू कौन सा लेना है, कोई भी ले लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और अन्यथा अगर नहीं हार्ड कॉपी रखनी है तो सॉफ्ट कॉपी में पीडब्ल्यू तो आपको प्रोवाइड कराता ही है, तो जरूरत भी नहीं है चाहो तो। ठीक है, अगर सैलरी ज़्यादा नहीं होगी तो बाहर से कोई क्यों आएगा। प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर की सैलरी तो आईएएस से ज़्यादा होती है, तो आईएएस बनने क्यों आए हो। एक आईएएस को जितनी तनख्वाह मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में एक इंजीनियर उससे ज़्यादा तनख्वाह पाता है, तो आईएएस बनने क्यों आ गए। सिविल सेवाओं में प्रवेश केवल सैलरी के लिए नहीं किया जाता, सिविल सेवाओं में प्रवेश लिया जाता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि जो जिम्मेदारियां निभाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं और नहीं मिल सकती। बाइक चोरी हो गई रिपोर्ट के बाद भी, रिपोर्ट लिखा दो, रिपोर्ट लिखाना जरूरी है। और 1 आध महीने के बाद आरटीआई दायर कर देना, पूछ लेना हमने एफआईआर लिखाई थी, उस पर क्या एक्शन हुआ। क्या सिविल सेवकों में स्टार्टिंग से विशेषज्ञता नहीं लाई जा सकती, कैसे लाओगे, एआई था क्या पहले, एआई कभी था क्या पहले, नहीं था ना, 5 साल पहले नहीं था। सोशल मीडिया आज से 12 साल पहले नहीं था। तो टेक्नोलॉजिकली चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि आप उनको कैसे पहले से तैयार करके रखोगे, नहीं रख सकते ना। अरे ट्रेनिंग के माध्यम से चाहे कैसे भी रखो, कहाँ से ट्रेनिंग दे दोगे। जो इतिहास भूगोल पढ़ के सिविल सेवक बना है उसको तुम एआई की ट्रेनिंग कहाँ से दिला दोगे। साइबर सिक्योरिटी की पूरी ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग कहाँ से दिला दोगे उसे, कोडिंग डिकोडिंग की, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की। या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही है, 20-22 साल नौकरी करने के बाद सब भूल जाता है, फाइल निपटाते निपटाते कहाँ याद रहेगा तुमको वहाँ पर। तो वो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। लेटरल एंट्री में काम करने वाले सैलरी, ये किसने कहा सैलरी कम है, ये किसने बताया आपको कि सैलरी कम है।
हमने तो ऐसा कहीं नहीं बताया कि सैलरी कम है। अगर मैंने ये बताया हो कि सैलरी कम हो तब ये सवाल पूछो। बेयर एक्ट जरूरी है प्री के लिए, अच्छा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं कभी कभी बेयर एक्ट की लैंग्वेज से ही सीधे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। एक बात, दूसरी बात, अच्छे शब्दों का संकलन हो जाता है आपके पास, प्री में वैसे ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो आपके पास पढ़ने की एक समझ होती है, तो अचानक वो शब्द आते हैं, वो वाक्य आते हैं, तो आप उलझन नहीं महसूस करते हो। वरना जिस तरीके से आप क्वेश्चन देखते हो, जिस तरीके से क्वेश्चन की भाषा शैली होती है, वो चैलेंज तो क्रिएट करती ही है। अगर उस तरीके से अध्ययन नहीं है तो बोलचाल में हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं करते, नहीं लिखाते, क्योंकि अगर उस आधार पर उन शब्दों का प्रयोग करके पढ़ाने लगेंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, शब्द ही समझने में उलझ जाओगे, कॉन्सेप्ट तो पीछे रह जाएगा। इसलिए हम लोग सरल से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम में सरल शब्दों में लिख भी सकते हो, लेकिन प्री के लिए तो शब्द वही वही बना के देते हैं, तो उनको तो समझने की काबिलियत विकसित करनी ही पड़ेगी। तो बैराक से वो कमी पूरी हो जाती है, तैयारी भी हो जाती है, कमी भी पूरी हो जाती है, दोनों बातें हो जाती हैं। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पर हम लोग रोकते हैं। और क्वालिफाइंग पेपर तो बहुत आसान है, हाई स्कूल तक की पढ़ाई कर लो बस पर्याप्त है। पीवाईक्यूज देख लो, 10 साल के पीवाईक्यूज कर लो, अपने आप निकल जाता है, कोई समस्या नहीं। हिंदी इंग्लिश लिखना आना चाहिए बस, तो समस्या नहीं है। क्वालिफिकेशन की क्लास यहाँ से ही होगी, मतलब समझ नहीं पाया मैं, क्वालिफिकेशन की क्लास का मतलब क्या है? चलो फिर ठीक है, बाकी सब थैंक यू, आपको भी थैंक यू। कल फिर हम लोग बाकी क्वेश्चंस ले लेंगे, और कोई क्वेश्चन आपके हैं नहीं, पहले से लिख के रख लेना, कल हम